सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मुगल डायनेस्टी कराने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी प्रीलिम्स, पीसीएस और आरओ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और मुगल डायनेस्टी आप पढ़ रहे हैं तो आप आर्ट एंड कल्चर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाएँ। ये आपका रिविज़न मॉड्यूल है जिसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मुगल डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें तो इसमें 6 प्रमुख शासक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला नाम जो आता है आपका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से लेके 1530 तक ये बैठे। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका ये मुगल डायनेस्टी के फाउंडर भी माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद में जस्ट आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो सबसे पहले 1530 से लेके 1540, इसके बाद में 1555 से लेके 56, बीच का जो टाइम पीरियड है वो भागते भागते ये टहल रहे थे पूरे जो है इंडिया में, अफगानिस्तान में, क्योंकि इनको शेरशाह सूरी के द्वारा जो है दौड़ाया गया था। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। नेक्स्ट है आपका अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनके बारे में बात करें तो 1556 से लेके 1605 के का टाइम पीरियड है। और बेसिकली इनको जो है इनके जो नेक्स्ट जनरेशन के आए वो थे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके वंशजों को देख रहे हैं। इसके बाद में आते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था। 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है ये। इसके बाद में आते हैं मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, या आलमगीर भी इनको कहा जाता था। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेके 1707 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम सबसे पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे जो 1526 से लेके और 1556 तक के बीच में लड़ा गया। पहला जो आपका युद्ध है, वी ऑल नो दैट, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। परिणाम क्या निकला? बाबर ने अपनी सेनाओं को रणनीतिक स्थिति और तोपखाने को प्रभावी उपयोग के बल पर जो है विजय पाली। दूसरा जो युद्ध था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 ईस्वी का है ये, और ये बाबर और चित्तौड़ के राणा सांगा के बीच में होता। खानवा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और चित्तौड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और मेवात के शासक हसन खां मेवाती के बीच में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा की सेना को पराजित किया, ग्वालियर और धौलपुर में किलों पर कब्जा किया, जिससे बाबर की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए तो चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में लड़ा गया। इसमें बाबर और मेदिनी राय, चंदेरी का युद्ध जो है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने इस पर विजय पाली। नेक्स्ट है आपका घाघरा का युद्ध, 1529 का है ये। बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था कि उनके भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के दामाद सुल्तान नुसरत शाह के बीच में हुआ था। बाबर ने अफगानों को हराया, लेकिन 1530 ईस्वी में आगरा से लाहौर जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। यानी बाबर ने अफगानों को हराने के बाद 1530 में वो जा रहा था और वहीं पर रास्ते में उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, चौसा का युद्ध, जून 1539 में। और ये हुमायूं बनाम शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। शेरशाह ने अपने श्रेष्ठ राजनीतिक और सैन्य कौशल के कारण इस पर विजय पाली थी। नेक्स्ट है आपका कन्नौज का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1540 ईस्वी में मई में लड़ा गया। हुमायूं बनाम शेरशाह के टाइम जो है का हुआ था ये युद्ध के बीच। शेरशाह विजयी रहा। हुमायूं बिना किसी राज्य का राजकुमार बनकर इधर उधर भागता रहा। नेक्स्ट है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध, यानी बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत, नवंबर 1556, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। मुगल सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें अकबर की सैन्य विजयों के बारे में बात करें तो अकबर ने मालवा विजय करी 1562 में। बाज बहादुर, जिसे बाद में अकबर के दरबार में मनसबदारी प्रदान करी गई। अकबर की जो कुशल रणनीति, अकबर का जो एम्पायर था वो इसलिए इतना ज़्यादा था कि क्योंकि वो युद्ध के बाद ज़रूरी नहीं कि किसी राजा का जो वो छीनने के बाद में उसको नष्ट कर दें या फिर उसको जो है कैद कर लें। उनका काम था कि आप जो है हमारे मनसबदार बन के रह जाओ, या फिर आप हमको टैक्स दो, और या फिर आप उसको रूल करो।
या एक काम और करते थे कि अकबर जैसे अपने रिश्ते बनाने के बाद मतलब शादी वगैरह करके जो है वो उनकी अपनी रणनीतिक पहल का एक हिस्सा था अकबर के। फिर नेक्स्ट गोंडवाना क्षेत्र पर उन्होंने विजय करी। 1564 में रानी दुर्गावती और नारायण मध्य भारत पर नियंत्रण उन्होंने स्थापित कर लिया। मेवाड़ पर उन्होंने 1567 में जो है लड़ाई हुई, 1567 में जीता, राणा उदय सिंह से जीता। राणा उदय सिंह जो कि राणा प्रताप के फादर थे, राणा उदय सिंह। गुजरात की बात करें, गुजरात विजय 1573 में करी, मुजफ्फर शाह से उन्होंने जीता। काबुल की विजय उन्होंने 1581 में करी, मिर्ज़ा हकीम से जीता। और खानादेश 1591 में खानादेश के शासक राजा अली खान से जीता। उसने मुगल सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वार्षिक शुल्क देने के लिए सहमत हो गया। अब बात करें बरार को भी उन्होंने 1596 में चांद बीबी से जीता और अहमदनगर जो कि 1600 में मुजफ्फर शाह से जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अकबर की विजय थी जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बात करें जहांगीर के शासनकाल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जहांगीर के उद्गम को चुनौती। राजकुमार खुसरो ने विद्रोह किया जिस पर सिख गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे, उनका वरदहस्त था। राजकुमार खुसरो को पराजित किया और उन्हें कैद कर अंधा कर दिया गया, जबकि गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया। जहांगीर के टाइम पीरियड का ये वाकया था। अब बात करें विद्रोही प्रांतों पर कब्जा किया। बंगाल में विद्रोही अफगान उस्मान खानिन को वश में कर लिया। मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनके बेटे राणा प्रताप सिंह से अधीनता स्वीकार कराई। जहांगीर ने अपने बेटे शहजादे खुर्रम के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान मेवाड़ भेजा। इसके बाद मेवाड़ ने मुगलों से संधि करी और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, जैसे कि मुगल साम्राज्य में दक्कन को मिलाया गया। शाहजहां ने दक्कन के 4 प्रांतों में विभाजित किया। दौलताबाद के साथ अहमदनगर, खानदेश, बरार और तेलंगाना 4 प्रांतों की सूबेदारी औरंगजेब को प्रदान की गई थी। अहमदनगर ने मुगल प्रयासों का प्रतिरोध किया, बल्कि अंबर के प्रयासों के बावजूद उस पर कब्जा कर लिया। अब अगर बात करें 1638 में, तो शाहजहां ने कंधार पर कब्जा कर लिया। इसे अकबर के द्वारा जीता गया था और जहांगीर इसे हार गया था। लगभग 200 पुर्तगालियों को हुगली क्षेत्र बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। पोर्टुगीज जो कि 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहली बार आया था। वास्को डी गामा भारत के अंदर कदम रखने वाला पहला पोर्टुगीज था। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, अब्दुल मजीद से उसकी मुलाकात होती है। फिर उसके बाद में वो भारत के अंदर केरल, कालीकट जैसे जगह पर कुछ स्पाइसेस वो लेके जो है पुर्तगाल जाता है। पुर्तगाल में एक लिस्बन जगह है, वहाँ पर वो उन स्पाइसेस को बेचता है और बेचने के बाद में लगभग 60 गुना ज़्यादा मुनाफा उसको प्राप्त होता है, जिससे जो यूरोपियंस होते हैं उनकी नज़र भारत के ऊपर, बेसिकली जो इंडीज़ प्रदेश है उनके ऊपर पड़ती है। और फिर 1 बाय 1 पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांस, ये सारे लोग जो है भारत के ऊपर कंक्योर करते हैं। और भारत में आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1609 में इस्टाब्लिश होती है, मतलब 1600 में इस्टाब्लिश होती है, 1609 में वो भारत आती है। ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड कैप्टन हॉकिंस आता है और उसके बाद में 1611 में सबसे पहली अपनी अस्थायी फैक्ट्री ओपन करते हैं। 1613 में आप देखते हैं कि परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद 1 बाय 1 वो भारत देशों में अपना पॉलिटिकल इंटरफेयर 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से करना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं औरंगजेब के काल के प्रमुख युद्ध और घटनाएं। शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। जाट विद्रोह के बारे में बात करें तो 1669 का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है। मथुरा एक स्थानीय जमींदार गोकुल के नेतृत्व में आरंभ हुआ। मुगल सेना ने जाटों का पीछा किया और उनके नेता गोकुल को पकड़कर उसको मार डाला। अब बात करें तो सिखों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसमें आप देखते हैं कि 1670 में तत्कालीन गुरु तेग बहादुर के खिलाफ सिख गुरु के पद के दावेदार राम राय की राजनीतिक साजिशों के कारण ये भड़क उठा और अंततः गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु को फांसी के साथ समाप्त किया गया। अब बात करें औरंगजेब की दक्कन नीति। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। औरंगजेब की दक्कन नीति में अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो नीति थी, मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दूसरा था गोलकुंडा और बीजापुर जैसे दक्कन के शिया साम्राज्यों, जहां पर शिया कम्युनिटी रहती थी, उनके साम्राज्यों के विद्रोही रवैयों को नियंत्रित करना और अपने पुत्र अकबर की विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाना। तो एक अकबर था जो है मतलब औरंगजेब से पहले था। एक अकबर जो था वो औरंगजेब का पुत्र भी थे। अगर औरंगजेब के 4 पुत्र थे
और जो मुअज्जम, कामबख्श, अकबर और एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आजम, मुअज्जम, कामबख्श और मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके आप बताइएगा। अपने पुत्र अकबर की विद्रोही गतिविधियों पर उसने अंकुश लगाया। ठीक, अब बात करें मुगल प्रशासन की, तो मुगल प्रशासन वी ऑल नो दैट एक सेंट्रलाइज शासन था, है ना। आप यूनिफाइड जो है गवर्नमेंट होती थी इनकी। ठीक है, अब बात करें मुगल प्रशासन में हुमायूं और बाबर, इन्होंने सैन्य मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, अधिक व्यवस्थित शासन प्रणाली पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बात करते हैं अकबर की, तो अकबर मुगल डायनेस्टी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के टाइम पीरियड को मुगल डायनेस्टी का स्वर्णकाल कहा जाता है। निर्धारित कार्यों के साथ विभिन्न विभागों की इन्होंने स्थापना करी। प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए। अब बात करें इनके, अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, केंद्रीय प्रशासन की बात करें, तो सम्राट कौन होता था? सम्राट के बारे में बात करें तो एक राजशाही की दैवीय उत्पत्ति पर आधारित था। सम्राट द्वारा मुगल प्रशासन के सभी अधिकारियों को उनके पद पर स्थापित किया जाता था। वजीर जो होता था, वजीर या वकील, ये हुमायूं के शासन काल तक सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां इसके पास थी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं। अकबर के द्वारा वित्तीय शक्तियां दीवाने कुल को हस्तांतरित कर दी गई। फिर उसके बाद में बात करें दीवाने कुल, दीवाने कुल के बारे में बात करें तो दीवाने कुल शाही खजाने को निगरानी करना और सभी खातों की जांच करना दीवाने कुल का काम था। मीर बख्शी एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल था। मीर बख्शी, इसका काम था मनसबदारों की नियुक्ति करना। डाग यानी जो घोड़ों का, जो घोड़े होते हैं हॉर्सेज, उनको आइडेंटिफाई करना और चेहरे का पर्यवेक्षण, चेहरे के हुलिये के आधार पर एक लिस्ट तैयार करना। फिर आप देखें मीर सामा कौन होता था, या खान सामा, मीर सामा, ये कारखानों का प्रमुख अधिकारी था। फिर उसके बाद में बात करें सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर जो है ये धार्मिक मामलों के विभागों का प्रमुख था और शरीयत के कानूनों की रक्षा करने का कर्तव्य भी सद्र उस सुदूर के पास में था। काजी उल कुज्जात की बात करें तो ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में शरीयत कानून को क्रियान्वयन करना इसका काम था। न्यायपालिका का प्रमुख था, औरंगजेब से पहले ये कार्यालय मौजूद नहीं था। फिर अब इनके बात करें प्रांतीय प्रशासन, तो आपने देखा कि अकबर ने 1580 में प्रांतीय प्रशासन को स्वायत्तता देने के लिए साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया गया। आगे 3 सूबे और जोड़े गए और 15 हो गए, यानी पहले 12 थे, फिर 3 सूबे और जोड़े गए, फिर 15 हो गए। सबसे बड़ा सूबा होता था, फिर सरकार, फिर परगना, फिर महाल। ठीक है, ये चीज़ होती थी। क्लियर? आगे चले हम लोग। तो अब शाहजहां के टाइम पीरियड की बात करें तो आप शाहजहां को देखते हैं तो एक और प्रशासनिक इकाई चकला अर्थात परगना के समूह को जोड़ा गया। तो सबसे बड़ा चकला होता था, फिर उसके बाद परगना, फिर महल। ठीक है, अब इसके बाद में सूबेदार का काम था किसी प्रांत का राज्यपाल होता था, वो सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था और इसका कार्यकाल जो टेन्योर होता था वो 3 वर्ष का होता था। दीवान जो होता था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था, स्वतंत्र अधिकारी तथा केंद्र के प्रति जवाबदेह होता था। राजकोष में जमा राशियों का विवरण दर्ज कराने के लिए उसके द्वारा रोज नामचा यानी दैनिक रजिस्टर तैयार करने का काम था। बख्शी जो था वो मीर बख्शी द्वारा किए गए कार्यों के समान लेकिन प्रांतों के स्तर पर होता था। ये दरोगा, ये डाक, राजकीय डाक प्रणाली का प्रमुख, ये सब सारे स्टेट वाले हैं, जो प्रोविंस वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वाकिया नबीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाकिया नबीस या जो है वाकिया निगार, ये भी डाक प्रणाली का हिस्सा था। इसका कर्तव्य महत्वपूर्ण सूचना सीधे सम्राट को देना था। फिर उसके बाद में सवानी निगार, ये गुप्त सेवाओं का हिस्सा था तथा सम्राट को गोपनीय रिपोर्ट भेजता था। यानी एक तरह से आप देखो तो जो आज के टाइम पे रॉ इंटेलिजेंट, IB, ये सब काम करने का काम करता है। ठीक है, चलो आगे बात करें तो स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करें। जैसे आज के टाइम पे हम लोग पंचायती राज सिस्टम देखते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं, तो उस समय के क्या था, तो सरकार होती थी, परगना तहसील होता था, फिर उसके बाद मौजा या गांव होता था। आज भी आप लोग मौजा देखते हैं, मौजा या मजरे कहते हैं उसको। ठीक है, गांव कई गाँवों को मिला के या 1 या 2 गाँव को मिला के मौजा बनता है। सरकार के स्तर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है 2 अधिकारी, फौजदार, सरकार का मुखिया, कानून व्यवस्था की समस्या का ध्यान रखना, राजस्व संग्रह के मामलों में अमल गुजार की भी मदद करना, ये जो है फौजदार का काम होता था। अमल गुजार कौन होता था, या आमिल, राजस्व संग्रह का आकलन और पर्यवेक्षण, ये प्रांतीय दीवान को प्राप्तियों और व्यय का विवरण भेजता था। थानेदार की बात करें तो थाने का मुखिया था, जहां सेना तैनात होती थी, इसे फौजदार के अधीन रखा जाता था। अब बात करें अगर परगना या प्रशासन की बात करें तो सिकदार,
परगना का कार्यकारी अधिकारी राजस्व वसूली में आमिलों की सहायता करता था। आमिल परगना स्तर पर राजस्व वसूली का कार्य करता था। कानून गो जो था वो अपने क्षेत्र में भूमि संबंधित सभी अभिलेखों को रखता था। परगना में होने वाली विभिन्न फसलों का विवरण रखता था। आज भी आप कानून गो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ग्राम प्रशासन की बात करें, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ग्राम प्रशासन लेवल पर मुकद्दम या मंडल होते थे जिनको ग्राम प्रधान कहते थे। पटवारी, आज के टाइम भी पटवारी आप देखते हैं, पटवारी का एग्जाम होता है। ग्राम राजस्व अभिलेखों का रखरखाव से संबंधित था। तो रेलेवेंसी आप देखिए, जो मुगल डायनेस्टी की रेलेवेंसी जो उस समय अकबर के टाइम पीरियड, जहांगीर के टाइम पीरियड में बनाई, खासतौर से अकबर के टाइम पीरियड में, वो आज भी किस तरह से रेलेवेंट है। अब बात करें नगर, किले तथा बंदरगाह के प्रशासन की, ठीक है। नगर, किले तथा बंदरगाह के प्रशासन की तो सबसे पहला कोतवाल आता है। कोतवाल जो होता था वो नगरों में जान माल की रक्षा करता था, शहरों में प्रवेश करने और छोड़ने वाले लोगों का रजिस्टर बनाए रखता था। जो किलादार होता था वो किलों का प्रभारी अधिकारी और आमतौर पर एक उच्च पदस्थ मनसबदार होता था। मुत्सद्दी बंदरगाह का प्रमुख प्रशासक सीधे सम्राट द्वारा अपॉइंट किया जाता था। अब मुगल सेना की बात करें तो इसमें घुड़सवार सेना थी, हाथी थी, पैदल सेना थी, तोपें थी और ऊंट था। कोई नौसेना नहीं थी। ध्यान देना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या मुगल डायनेस्टी में नौसेना जैसी कोई बात थी, तो नहीं थी, लेकिन नाव का एक बेड़ा था, ठीक है। घुड़सवार सेना की बात करें तो घुड़सवार की कुशल और सुसज्जित सेना को बनाए रखने के लिए एक डाक प्रणाली यानी डाक सिस्टम को जो है अपॉइंट करा गया था। और आप देख सकते हैं कि दाखिली जो होता था सीधे राज्य के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। और आहदी जो होता था वो सिपाहियों की एक अलग श्रेणी, आप एक कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें 5 घोड़े या उससे अधिक कुछ रखने की अनुमति दी गई थी। अब बात करें अगर इन्हें सेना में नियुक्त किया जा सकता था, ये दूत के रूप में सेवा कर सकते थे। और तोप खाने की बात करें तो मुगल डायनेस्टी में तोपची होते थे। बाबर के बाद भारत में तेजी से इसका विकास हुआ। इसमें एक भारी तोपखाना होता था जो किलों पर घेराबंदी में रखी बंदूकें और भारी बंदूकें सुसज्जित किया जाता था, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप देख सकते हैं कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी। मनसब शब्द अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है पद या ओहदा। ये प्रणाली सरकारी अधिकारियों और सैन्य जनरलों की रैंक और स्थिति निर्धारित करती थी। इसको अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल किया। मनसबदारी, महालवाड़ी, इस्तेमरारी, आप आगे भी चल के आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उसमें भी आपको, मॉडर्न इंडिया में भी आप मनसबदारी, महालवाड़ी और इस्तेमरारी बंदोबस्त को आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मनसबदारी बेसिकली प्रत्येक नागरिक और सैन्य अधिकारियों को एक मनसब दिया जाता जो उनके द्वारा वेतन और भत्तों का निर्धारण करता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप आरओ दे रहे हैं चाहे यूपीएससी आप दे रहे हैं। मनसब 10 के गुणक में थे, 10 के जो है उसमें मल्टीप्लाई में थे। अकबर के अधीन जो सर्वोच्च पद होता था वो 10,000 था, लगभग 10,000 के आसपास था, जिसे बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया था। 7,000 से ऊपर का जो पद होता था केवल शहजादों को दिया जाता था। अब बात करें तो मनसबदारों को क्लासिफाइड करा गया था। पहला जो था वो अमीर आजम या उद्मा, जिसके पास में 2500 की कैटेगरी में इनके पास में मनसबदारी होती थी। आमिर जो होते थे 500 से 2500 के बीच और मनसबदार होते थे 500। तो सबसे ज़्यादा अमीर आजम, फिर आमिर, फिर मनसबदार, ये जो है इसका सीक्वेंस था। अब आगे बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था की जो संरचना है, इस प्रणाली को दोहरे प्रतिनिधित्व द्वारा नामित किया गया था। पहली व्यक्तिगत श्रेणी जिसे ओहदा या जात कहा जाता था। दूसरी पैदल सैनिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित श्रेणी जिसे सवार कहा जाता था। सवार श्रेणी ने उन सशस्त्र घुड़सवार सैनिकों की संख्या निर्धारित की जिन्हें मनसबदार को शाही सेना के लिए बनाए रखना होता था। अब बात करें तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे, है ना, सवार की संख्या इक्वल टू जात की संख्या, द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी, इस तरह से मनसबदार होते थे। वेतन के बारे में बात करें तो नगद मुद्रा में भुगतान किया जाता। काफी क्वेश्चन आ सकता है कि मनसबदारों को क्या नगद, बिल्कुल नगद मुद्रा में भुगतान किया जाता था या उन्हें जागीर भूमि सौंपी जाती थी। दो चीजें, या नगद मुद्रा में भुगतान किया जाएगा या भूमि भी सौंपी जाती थी। और जागीरों से भू राजस्व और अन्य सभी करों को इकट्ठा करने की अनुमति दी जाती थी। जागीरदारी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था का एक पार्ट था, ठीक है। अब बात करें जागीरों के भी प्रकार थे बच्चा, जागीरों के भी अपने कुछ जो है टाइप थे। पहला था गैर वंशानुगत, यानी ये ट्रांसफरेबल थी, ठीक है, जिसको तनख्वाह कहते थे। जो तनख्वाह होती थी ये गैर वंशानुगत होती थी, है ना, नॉन ट्रांसफरेबल थी ये, ठीक है, सॉरी ट्रांसफरेबल थी ये। और जो मशरूत थी ये भी जो है गैर वंशानुगत थी, यानी हेरिडिटरी नहीं होती थी, ठीक है।
गैर वंशानुगत का मतलब हो गया, मान लो कि हमारा बेटा जो है वो जागीरदार है, तो क्या उसको उसके आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा? नहीं, तो उसको आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। ये कह सकते हैं कि गैर वंशानुगत इसको कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें तो वेतन के पहले जागीर दी जाती थी, कुछ शर्तों के तहत इसको दिया गया। जमींदार या राजाओं को उनके स्थानीय प्रभुत्व में दिया गया। जो वतन होता था वो वंशानुगत होता था। ठीक है, ऐसी जागीरें राजपूतों को दी गई थी। मुस्लिम अमीरों को उनके जन्म स्थान या गृह नगर में ही दिया जाता था, जिसको अल्तमगा कहते थे। क्या कहते थे? अल्तमगा कहते थे। ये भी जो है गैर वंशानुगत थी। चलो आगे देखें, मनसबदारी व्यवस्था में अगर परिवर्तन की बात करें तो जहांगीर द्वारा शुरू किया गया दो अस्पा सी अस्पा सिंह अस्पा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली किसके द्वारा शुरू करी गई? दो अस्पा सी अस्पा सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इंट्रोड्यूस बाय जहांगीर, है ना। यहाँ पर क्या होता था कि चयनित मनसबदारों को जाट पद को बदले बिना सैनिकों को बड़े कोटे का प्रबंधन करने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, शाहजहां के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदार को वेतन के मासिक पैमाने पर रखा जाता था, अगर 8 माह या 6 माह या उससे भी कम। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। अब बात करें तो मुगलों के अधीन कुछ सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो मुगलों की भू राजस्व प्रणाली मालिया मालवाजिब के नाम से जाना जाता था। भू राजस्व संग्रहण करने की प्रक्रिया मूल्यांकन, जिन्हें तस्खीस कहा या जमा कहा जाता था, वास्तविक वसूली को हासिल कहा जाता था। ठीक है, ये खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग किया जाता था। फिर मूल्यांकन के बाद परिणामों को पट्टा, कुआल या कुआल करार नामक दस्तावेजों में दर्ज किया जाता था। ठीक है, अब बात करें भू राजस्व मूल्यांकन की प्रणाली तो गल्ला बक्सी, भाओई या बटाई, खलिहान में अनाज को अलग करने के तत्काल बाद ही इसका बंटवारा होता था। अब खेत बटाई के बारे में बात करें तो फसल की कटाई से पहले हिस्से का निर्धारण किया जाता था। लंग बटाई के बारे में बात करें तो फसल काट कर इनके गट्टर बनाए जाते थे, खेत में रख लिए जाते थे और उसके बाद इन गट्ठरों का बंटवारा होता था। लंग बटाई इसको कहते थे। ठीक है, निगारनामा ये मुंशी कौन होता था? ये बेसिकली सर्वोत्तम प्रणाली थी निगारनामा ये मुंशी, क्योंकि इसके अंतर्गत किसान और राज्यों को कृषि का जोखिम या मौसमी समान रूप से झेलना पड़ता था। ये निगारनामा ये मुंशी होता था। कनकूत या दानाबंदी ऐसी व्यवस्था जिसमें अनाज उत्पादन के आकलन के बाद राजस्व मांग निर्धारित की जाती थी। जब्ती जो होता था प्रत्येक दस्तूर उल अमल में हर फसल का कर निर्धारण नगद धन के रूप में होता था। यह शेरशाह की राय प्रणाली पर आधारित था। इसे केवल दिल्ली, आगरा, अवध, लाहौर और मुल्तान में अपनाया गया था। अब बात करें राजस्व कृषि या इजारा व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, इजारा व्यवस्था, इजारा सिस्टम। जब किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे या किसी आपदा के कारण मान लो खेती नहीं हो पाती थी, तब किसी तीसरे पक्ष जिन्हें राजस्व किसान कहा जाता था उससे भूमि ठेके या इजारे पर लेके खेती की जाती थी। यानी एक तरह से ठेके की व्यवस्था थी, इजारेदारी। ठीक है, मुगलों ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, किंतु जागीर भूमि में प्रचलित थे। अब बात करें किसान या रैयत या मुजरियान या आसामी, या इनको कई नामों से भी पुकारा जाता था। किसान, रैयत, मुजरियान या आसामी, तो दो किस्म के किसान होते थे। एक होते थे खुद कास्त, एक होते थे पाही कास्त। खुद कास्त जो होते थे वो उसी गांव में रहते थे जिसमें उनकी जमीनें होती थी। पाही कास्त किसान वह खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करते थे। ये पाही कास्त होते थे। तो भाई साहब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन ये नहीं आता जो मैंने स्टार्टिंग में वॉर वगैरह पढ़ाया वहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इनके एडमिनिस्ट्रेशन से, रिफॉर्म से और इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर से, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यानी आज के टाइम को रेलेवेंसी को देखते हुए जो चीज़ें हैं मुगल डायनेस्टी में वो इम्पॉर्टेंट है। अब बारे में व्यापार के बारे में बात करें तो सेठ और बोहरा द्वारा थोक व्यापार, व्यापारियों या बनिकों द्वारा खुदरा व्यापार। ठीक है, बंजारा व्यापारी कौन होते थे? बेसिकली वस्तुओं के परिवहन में एक स्पेसिफिक व्यापारी होते थे। सर्राफ या सराफ जिसको कहते थे, विशेष रूप से धन को बदलते थे, रखते थे और कर्ज देते थे। हुंडी कौन होता था? एक ब्याज पत्र था जिसका भुगतान बाद में किया जा सकता था। अब बात करें तो धार्मिक विचार और विश्वास। ठीक है, यहाँ पे एक था तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही। इसको 1852 में अकबर द्वारा एक समन्वयकारी धर्म प्रतिपादित किया गया था। मतलब अकबर ने एक धर्म बना दिया था।
इसका भाव और मुख्य तत्व सूफी वाद से लिया गया था। मुख्य तत्व इसका था हिंदुत्व, इस्लाम और पारसी धर्म। मुख्य तत्व इसके हिंदुत्व से लिए गए थे, थोड़े इस्लाम से लिए गए थे और पारसी, तीनों को मिला के एक दीन इलाही या तौहीद इलाही बनाया गया था। ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के भी कुछ तत्व इसमें देखे जा सकते हैं। सुलह-ए-कुल जो था वो इबादत खाने में विभिन्न धर्म अनुयायियों के साथ एक डिस्कशन होता था। अकबर को सुलह-ए-कुल का विश्व शांति का विचार इन्हीं चर्चाओं में हिस्सा लेकर प्राप्त हुआ। ये शासन का एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच था। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस प्रिंसिपल का जो है को अपनाया, पालन किया। अब बात करें मुगल शासन के दौरान जो ट्रैवलर्स हैं, सबसे पहले एंथनी मॉन्सेराट ये ट्रैवलर हैं। ये 1578 से 1582 के बीच में आए, अकबर के टाइम पीरियड में आए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि एंथनी मॉन्सेराट कहाँ, किसके दरबार में आए थे? तो अकबर के दरबार में। ये एक पुर्तगाली पादरी था, ठीक है। इसके बाद में राल्फ फिच, ये भी अकबर के दरबार में आया। ये एक व्यापारी था। ये पहला अंग्रेज था जिसने भारत और मध्य पूर्व एशिया से लेकर यात्रा करी। इसने ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। भाई साहब मैं बता दूं, जितनी जानकारियां आप देखते हैं, ज़्यादातर जानकारियां आपको अंग्रेजों से और ट्रेवलर से मिली हैं भारत देश के बारे में, क्योंकि भारत देश का इतिहास वगैरह इतिहास लेखन हुआ ही नहीं, बहुत कम इतिहास लेखन हुआ। पहले इतिहास लेखन हुआ था, अगर एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें उसमें इतिहास लेखन हुआ था, लेकिन उसको बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था, तो उसमें कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बचे नहीं। मुगल डायनेस्टी में जो ट्रेवलर्स है, जैसे अलबरूनी हुए, है ना, फिर उसके बाद में जो अलबरूनी हुए, फैजी हुए, इन लोगों ने जो लिखा है, या फिर इब्न बतूता हुए, ठीक है, मोरक्को से आया हुआ, ये जो ट्रेवलर्स थे, फाहियान थे, ये सब लोग जो है पूरा आप देखते हैं, तो इन लोगों ने एंशियंट और मेडाइवल के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत लिखा, अपने बारे में जो है अलबरूनी से लेके और जो भी ट्रेवलर्स थे उन्होंने लिखा। यहीं से हमको जानकारी मिलती है, रॉक पिलर से मिलती है, ठीक है, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर्स का हिस्सा हैं, ठीक है। फिर बारे में बात करें तो कुछ यात्री और भी थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर दरबार में आया। सम्राट जेम्स प्रथम का ये राजदूत था। सर थॉमस रो की बात करें, ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया। अंग्रेज राजनयिक जो मुगलों के साथ व्यापार समझौता करने के लिए भारत आया था। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ये जहांगीर के दरबार में आया था, एक डच व्यापारी था। पिएट्रो डेला वैले ये भी जहांगीर और शाहजहां, मतलब जहांगीर दरबार में आया था, वो निपट गए तो शाहजहां बचे थे, उनके दरबार में भी था। ये इतालवी संगीतज्ञ था, यानी म्यूजिशियन था एक तरह से। अहमदाबाद के बारे में इसने काफ़ी कुछ लिखा है। पीटर मुंडी ये भी शाहजहां के टाइम पीरियड में एक ट्रेवलर था, वो आया था। ये भी एक ब्रिटिश व्यापारी था। आगे बात करें जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये भी शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पीरियड में था। फ्रांसीसी रत्न व्यापारी था, 6 बार भारत का दौरा किया इसने। फ्रैंकिसो बर्नियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पीरियड। ये एक चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक भी था बहुत बड़ा। दारा सिको से इसके काफ़ी अच्छे संबंध थे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का ये लेखक था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल सेना की दक्षता पर इसने अच्छी प्रतिकूल टिप्पणियाँ करी हैं। ड्रिल या अनुशासन का अभाव बताया इसने। किसानों का अत्यधिक शोषण बताया है कि किस तरह से शोषण होता था किसानों का। राजसी कारखानों का विवरण इसने दिया है फ्रांसिस्को बर्नियर ने। अब बात करें निकालो मानुची, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। ये वेनिस का एक लेखक था, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पीरियड में था, जो भारत में ही रहने लगा। वो अपनी जन्मभूमि वापस ही नहीं गया, मतलब वो आया भारत में ही रह गया। मुगलों पर उसने एक किताब लिखी, हिस्टोरिया दी मोगोर के लेखक निकोलाओ मानुची हैं, और उन्होंने जो है मुगलों पर अपनी बुक्स लिखी है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं जीन डे थैटनॉट, इन्होंने औरंगजेब के दरबार में था, और ये फ्रांसीसी वनस्पत शास्त्री और जो है बॉटनिकल उसमें इसने काम किया था, और ये भी एक ट्रेवलर था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैंने कराया है मुगल डायनेस्टी, जहाँ से क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आप इसको शेयर करिए और भी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी लोगों के सामने आऊँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।